गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन विषम परिस्थितियों में भी अपने अध्ययन को बराबर बनाए हुए होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय का। हमने प्राथमिक व्यवसाय के 7 व्यवसाय में से शिकार का अध्ययन किया, संग्रहण का अध्ययन किया, कृषि का अध्ययन किया। उसके बाद आज हम अध्ययन कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, खनन। आज हम अध्ययन करने वाले हैं खनन का। तो सबसे पहले देखिए खनन होता क्या है। प्यारे बच्चों देखिए खनन होता क्या है। खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना क्या कहलाता है? खनन। यानी भूगर्भ में से, पृथ्वी की गहराई में से, पृथ्वी के गर्भ में से खनिज पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? खनन। अब देखिए सीधी भाषा में समझिए कि जहां खनिज पाए जाते हैं वहां खनिजों का खनन किया जाता है, और जिस स्थान से खनिजों का खनन किया जाता है उस स्थान को क्या कहेंगे? खान। तो अब सीधी भाषा में हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि खान से खनिजों का उत्खनन करना या खान से खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? खनन। समझ गए कि जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं वहां खनिजों का खनन किया जाता है, और जिस स्थान से खनिजों का खनन किया जाता है उस स्थान को कहते हैं खान। तो अब हम परिभाषा खुद की बना सकते हैं कि खान से खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? खनन। तो इस प्रकार से परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना क्या कहलाता है? खनन। अब क्या होता है, जहां भी खनिजों की उपस्थिति होती है, या यूं कहें किसी स्थान विशेष पर खनिज उपस्थित हैं परंतु उनका उत्खनन करना, उनको बाहर निकालना, उनका उत्खनन विशेष परिस्थितियों पर आधारित होता है। वो परिस्थितियां क्या क्या होती हैं? खनन को प्रभावित करने वाले कारक, और वो परिस्थितियां हैं प्राकृतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। प्राकृतिक दशाएं और मानवीय दशाएं निर्धारित करती हैं कि किसी स्थान पर उपस्थित खनिजों को खनन करना, उपस्थित खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना। तो चलिए अपन खनन को प्रभावित करने वाले कारकों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो खनन को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, एक तो है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। अब देखिए प्राकृतिक कारकों में कौन कौन से कारक आते हैं, या प्राकृतिक दशाओं में कौन कौन सी दशाएं हैं जो खनन को प्रभावित करती है, या यूं कहें जिनके होने से खनन का कार्य कम या ज्यादा होता है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए देखिए प्राकृतिक दशाओं में खनिज भंडारों की स्थिति किसी भी स्थान पर खनन कार्य के लिए पहली आवश्यकता है कि वहां खनिज पदार्थों की स्थिति कैसी है, किस प्रकार की स्थिति में, किस स्तर तक खनिजों की उपलब्धता विद्यमान है। अगला देखिए खनिज की कोटि यानी क्वालिटी, कोटि यानी क्वालिटी, खनिज की क्वालिटी कैसी है, खनिज में गुणवत्ता कितनी है, उसके आधार पर खनिज का खनन किया जाता है। अगला देखिए खनिजों की मात्रा, किसी भी स्थान से खनिज पदार्थों का खनन करने के लिए यह आवश्यक है कि वहां खनिज की मात्रा कितनी है, ताकि उसको खनन करने के पश्चात उससे आर्थिक या अनार्थिक चीजों का मूल्यांकन किया जा सके। अगली देखिए प्रकार, कि जिस स्थान से उत्खनन किया जा रहा है, जिस स्थान से खनन कार्य किया जा रहा है वहां पर खनिज किस प्रकार का है, किस प्रकार का खनिज वहां उपस्थित है। अगला देखिए संपन्नता। देखिए संपन्नता, जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में खनिज पदार्थ का हमें उत्खनन करना है वो क्षेत्र संपन्न कितना है, उसका आर्थिक स्तर कैसा है, उसके आधार पर खनिज का उत्खनन संपन्न होता है। अगला देखिए बाजार की समीपता, खनिज निकाल लिया गया,
खनिज का खनन कर लिया गया, परंतु उसके लिए निकटतम बाजार की आवश्यकता है, या यूं कहें किसी भी प्रदेश में खनिज का उत्खनन करने के लिए, खनिज का खनन करने के लिए बाजार की समीपता होना अति आवश्यक है। तो ये सारे प्राकृतिक कारक हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्थान पर खनिजों का उत्खनन किस प्रकार से किया जाए। इनके प्रभाव से खनिजों का उत्खनन संपन्न होता है। अब अगला देखिए मानवीय दशाएं। मानवीय दशाएं कौन कौन सी हैं जो खनन को प्रभावित करती हैं? सबसे पहली है खनिज की मांग। जो मानवीय दशाएं हैं उनमें पहली है खनिजों की मांग। निकटवर्ती क्षेत्रों में खनिजों की मांग कितनी है? जितनी खनिज की मांग होगी उसी के अनुसार उसका उत्खनन किया जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगला देखिए यातायात की यानी परिवहन की सुविधाएं कैसी हैं? निकटतम औद्योगिक क्षेत्र तक, निकटतम नगरीय क्षेत्र तक, निकटतम बाजार तक खनन किए हुए खनिज को ले जाने के लिए परिवहन की सुविधाएं कैसी हैं, ये निर्धारित करती है खनिज के उत्खनन कार्य। अगला देखिए पूंजी, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस प्रदेश में खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है, खनिजों का खनन कार्य किया जा रहा है, उस प्रदेश के पास, उस राष्ट्र के पास पूंजी की स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, जिसके आधार पर खनन कार्य संपन्न किया जाएगा। अगला देखिए श्रम। मानवीय श्रम कैसा है? यदि मानवीय श्रम, जैसे अपन बात करें कि दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं वो खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास श्रमिकों की कमी है। खनिजों के खनन और परिष्करण में उनके पास श्रमिकों की कमी है, इसलिए वो खनन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो विकासशील देश हैं, जो प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित हैं, उन देशों के पास श्रमिक बहुतायत में है, बहुत सारे श्रमिक हैं, तो वो अपनी श्रमिक ताकत के दम पर अधिकाधिक उत्खनन, अधिकाधिक खनन कार्य संपन्न करते हैं, जो उनकी आर्थिक क्रिया का, आर्थिक विकास का आधार बनता है। अगला देखिए तकनीकी विकास का स्तर। किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश में खनन कार्य वहां के तकनीकी विकास के स्तर पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा तकनीकी विकास होगा, मशीनीकरण होगा, यंत्रीकरण होगा, उतना ही अधिक, उतना ही सुलभ खनन कार्य संपन्न होगा या खनिजों की उपलब्धता बनी रहेगी। अगला देखिए सरकारी नीतियां, राजकीय पॉलिसीज कैसी हैं खनिज पदार्थों के खनन के लिए। तो ये सारी चीजें खनन को प्रभावित करने वाली है। प्राकृतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। प्राकृतिक दशाओं में ये सब और मानवीय दशाओं में ये सारी चीजें खनन कार्य को प्रभावित करने वाली है। अब किसी भी क्षेत्र में जो खनिज पाए जाते हैं या किसी भी प्रदेश में, किसी भी राष्ट्र में खनिज पाए जाते हैं, उनकी स्थिति, उनका स्तर, उनका उपभोग किस प्रकार का होता है? तो खनिजों की विशेषताएं। अब हम अध्ययन करते हैं खनिजों की विशेषताओं का। चलिए, जिस प्रकार से आपको खनिजों खनन को प्रभावित करने वाले कारक आपको समझ में आए हैं, उसी प्रकार से अपन खनिजों की विशेषताएं समझते हैं। पृथ्वी पर इनका वितरण असमान पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर खनिजों का जो वितरण है वो एक समान नहीं है, असमान पाया जाता है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। ठीक है। अगला देखिए अधिकांश खनिज निश्चित व अनव्यकरणीय होते हैं। जितने खनिज पाए जाते हैं वो अधिकांश एक तो निश्चित होते हैं, उनकी मात्रा निश्चित होती है, उनका आकार निश्चित होता है, खनिज का प्रकार निश्चित होता है और सारे अनव्यकरणीय होते हैं। उनको नवीनीकरण करके या यूं कहें पुनर्चक्रण के माध्यम से दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता है। प्राय इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला देखिए अधिकांश खनिज भूगर्भ में छिपे रहते हैं, जिनके सर्वेक्षण एवं उत्खनन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी, श्रम, विकसित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है।
अपन विश्व की बात करें तो विश्व में अनेक प्रकार के खनिज भूगर्भ में छिपे हुए हैं, परंतु उनका सर्वेक्षण करने के लिए, खनिजों का पता लगाने के लिए और उनका उत्खनन करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़ी मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है और विकसित प्राविधिकी, विकसित तकनीकी की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, निरंतर खनन करने से खाने दिन प्रतिदिन खर्चीली और अनार्थिक होती जा रही है। लगातार घोर खनन करने से दिन प्रतिदिन जो खाने हैं वो खर्चीली होती जा रही हैं, क्योंकि अत्यधिक गहराई में चली जाएगी खाने तो वहां से उत्खनन कार्य खर्चीला हो जाएगा। तो जो खाने हैं वो अत्यधिक खर्चीली और अनार्थिक होती जा रही है। अगला देखिए, कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश दुनिया का ऐसा नहीं है जो खनिजों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने औद्योगिक विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए खनिजों का आयात ना करना पड़ता हो। ऐसा कोई देश नहीं है जो खनिजों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। तो ये भी एक वैश्विक स्तर पर खनिजों की उपलब्धता की एक विशेषता है। अगला देखिए, खनिजों का उत्खनन उपयोग बाजार तथा मांग पर आधारित होता है। खनिजों का उत्खनन, उनके उपयोग निकटतम बाजार की समीपता और मांग पर आधारित होता है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी खनिज पदार्थ का यदि उत्खनन किया जाता है तो वो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि उसका उपयोग कितना है या वो खनिज उपयोगी कितना है, फिर उसके लिए बाजार की समीपता कितनी है, बाजार में उसकी मांग कितनी है और उसकी मांग पर आधारित होता है, उसकी मांग कितनी है। तो ये सारी थी खनिजों की विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं खनिजों का वर्गीकरण। तो अब हम अध्ययन करते हैं खनिजों के वर्गीकरण। विश्व में, संपूर्ण विश्व में कुल 1600 प्रकार के, कुल या यूं कहें भूपटल में कुल 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार भूपटल में कुल 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से मात्र 200 खनिजों का ही उत्खनन कार्य किया जाता है। अब ये 200 प्रकार के खनिजों का उत्खनन कार्य जो होता है, उनका वर्गीकरण करके उनको किस किस खनिज को किस किस विभाग में रखा गया है या किस किस प्रकार में रखा गया है, जिसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, खनिजों को वर्गीकरण की दृष्टि से 3 भागों में डिसाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ईंधन खनिज। खनिजों को वर्गीकरण करके 3 भागों में बांट दिया गया, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज और तीसरा ईंधन खनिज। तीसरा है ईंधन खनिज। देखिए, सबसे पहले आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वो खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, या यूं कहें ऐसे खनिज जो धातु रूप में पाए जाते हैं, वो खनिज धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया है, लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज ऐसी धातुएं जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, या यूं कहें जो लोहे से बनती है। और अधात्विक खनिज ऐसी धातु जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। तो देखिए, लौह धात्विक जो खनिज है वो कौन कौन से हैं, जैसे लोहा, निकिल और मैंगनीज। लोहा, निकिल और मैंगनीज लौह धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। लोहा, मैंगनीज और निकिल लौह धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। अगला देखिए, अलोह धात्विक खनिज।
अलोह धात्विक खनिज की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? तांबा, सीसा, जस्ता और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, जस्ता, सीसा और तांबा अलोह धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। अगला देखिए, धात्विक खनिज के बाद दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, इसको 3 भागों में बांटा गया है, इमारती पत्थर या इमारती खनिज, रासायनिक खनिज और रत्न। अधात्विक खनिज हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है, इमारती खनिज, रासायनिक और रत्न। इमारती में कौन कौन से आते हैं? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर किसमें आते हैं? इमारती में। अगला आता है रासायनिक। रासायनिक में कौन कौन से आते हैं? नमक, अभ्रक और जिप्सम। नमक, अभ्रक और जिप्सम किसमें आते हैं? रासायनिक खनिज में। फिर तीसरा आता है रत्न। रत्न में कौन कौन से आते हैं? सोना, चांदी और प्लेटिनम। सोना, चांदी और प्लेटिनम किसमें आते हैं? रत्न में। तो इस प्रकार से धात्विक और अधात्विक खनिज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका तीसरा प्रकार आता है ईंधन खनिज, जिसको ईंधन के रूप में या यूं कहें औद्योगिक इकाइयों में ऊर्जा के रूप में काम में लिया जाता है, या यूं कहें जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ईंधन खनिज कहा जाता है। और ये ईंधन खनिज कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किसमें आते हैं? ईंधन खनिज में। और इनमें से कोयला और पेट्रोलियम को शक्ति स्तंभ के रूप में जाना जाता है। जिस देश में कोयला और पेट्रोलियम की आपूर्ति जितनी अधिक होगी, वो देश उतना ही अधिक औद्योगिक विकास कर पाएगा, उतना ही अधिक आर्थिक विकास कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों को 3 भागों में बांटा गया, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज। धात्विक खनिज लोह धात्विक और अलोह धात्विक 2 प्रकार का होता है। अधात्विक खनिज इमारती, रासायनिक और रत्न 3 प्रकार का होता है। ईंधन खनिज कोयला, पेट्रोलियम और गैस 3 प्रकार का होता है। ईंधन खनिज में कोयला और पेट्रोलियम को शक्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब हम अध्ययन करते हैं खनिजों के वितरण का। खनिजों के वितरण का, तो खनिजों का संबंध किससे है? चट्टानों से। खनिजों का संबंध किससे है? चट्टानों से। और जैसा कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। एक बार मैं आपको पुनः स्मरण करवाता हूं कक्षा 11 का चट्टान वाला अध्याय। देखिए, तरल और तप्त मैग्मा से बनने वाली चट्टान आग्नेय चट्टान, जिसमें रवे पाए जाते हैं, जीवाश्म विहीन होती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। ऐसी चट्टान जो परतदार होती है, परत दर परत जमते रहने से बनी होती है, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं लेकिन रवे नहीं पाए जाते। तीसरी, कायांतरित चट्टान, ऐसी चट्टान जो रूप परिवर्तन करने से बनी हो, अत्यधिक ताप और दाब से, अत्यधिक दाब और ताप से। अत्यधिक दाब और ताप के कारण कुछ चट्टानों ने अपना रूप परिवर्तन कर लिया। वो चट्टानें कैसी हैं? कायांतरित चट्टानें। ये तो थी चट्टानों की बात। अब चट्टानों के 3 प्रकार हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अब प्रत्येक प्रकार की चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, चलिए हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैंगनीज, अभ्रक और गंधक। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैंगनीज, अभ्रक और गंधक, ये इस प्रकार के खनिज हैं जो तरल और तप्त मैग्मा से बनी हुई रवेदार चट्टान, जीवाश्म युक्त चट्टान
जीवाश्म विहीन चट्टान आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। अगली है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, पोटास और नमक पाए जाते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं और जीवाश्म के कारण ही, या यूं कहें जीवाश्म का ही रूप परिवर्तन होकर, या जीवाश्म से ही कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस का निर्माण किससे हुआ? जीवाश्म से। और जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आपको स्मरण होगा, अवसादी चट्टानों में। तो अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट और पोटास और नमक पाए जाते हैं। अब देखिए रूप परिवर्तित करने वाली तीसरे प्रकार की चट्टान, जिसमें अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप के कारण चट्टानों का रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोयला, कोयले का रूप परिवर्तन होकर क्या बन गया? ग्रेफाइट और हीरा। हीरा और ग्रेफाइट कोयले का ही रूप परिवर्तन होने के बाद बनती है। दूसरा संगमरमर, चूना पत्थर। चूना पत्थर का रूप परिवर्तन होकर क्या बन गया? संगमरमर। तो देखिए ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? कायांतरित और रूपांतरित चट्टानों में। तो प्यारे बच्चों, ये था खनिजों का वितरण। किस प्रकार के खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं चट्टानों के 3 रूप हैं, तीनों रूपों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगली चीज हम लोग अध्ययन करते हैं मानव इतिहास में खनिजों की खोज। कि मानव इतिहास में खनिजों की खोज का क्रमिक विकास क्या रहा, या यूं कहें मानव ने क्रम दर क्रम क्रमिक रूप से खनिजों का विकास कैसे किया। देखिए सबसे पहले आता है पाषाण युग, जिसको पत्थर युग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मानव ने पत्थर वाले खनिजों का आविष्कार किया, या यूं कहें पत्थर वाले खनिजों को जानकारी प्राप्त की, पत्थर वाले खनिजों का उत्खनन किया। उसके बाद ताम्र युग, जिसको तांबा युग कहा जाता है, मानव ने तांबे का आविष्कार कर लिया। उसके बाद कांस्य युग, उसके बाद लौह युग, उसके बाद आता है इस्पात युग, जिसको स्टील युग भी कहा जाता है। सबसे पहले पाषाण युग, फिर ताम्र युग, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग, फिर इस्पात युग। इस्पात युग को स्टील युग भी कहा जाता है। और वर्तमान में हम स्टील युग में ही जीवन यापन कर रहे हैं, या यूं कहें वर्तमान जो युग है उसकी आधारशिला तय करने वाला जो युग है वो है स्टील युग। स्टील ने ही वर्तमान युग की आधारशिला सुनिश्चित की है, इसलिए हम लोग वर्तमान में स्टील युग में ही जीवन यापन कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात है, इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कोई भी देश उतना ही विकसित होगा जितने उसके यहाँ खनिज संसाधन उपलब्ध होंगे। तो एक प्रश्न रूप में पूछा जा सकता है कि किसी भी देश की सभ्यता और आर्थिक विकास का मापदंड क्या होगा। तो उसका जवाब हम ये कहेंगे कि आज किसी भी देश की सभ्यता एवं आर्थिक विकास का मापदंड खनिजों के उपयोग की मात्रा पर आधारित है। यूं कहें कि किसी भी देश की सभ्यता और उसका आर्थिक विकास का मापदंड क्या होगा, मापदंड किस पर आधारित होगा, तो हम कह सकते हैं खनिजों की उपयोगिता। कोई भी देश खनिजों को जितना अधिक उपयोग में लेता है वही उस देश की सभ्यता और आर्थिक विकास की आधारशिला है। किसी भी देश के द्वारा खनिजों का उपयोग करना, खनिजों का उपभोग करना ही उसकी सभ्यता और आर्थिक विकास की आधारशिला है। क्यों? खनिज ही किसी देश की सभ्यता और आर्थिक विकास की आधारशिला क्यों है? क्योंकि उद्योग और व्यापार जगत का मूल आधार ही क्या होता है? खनन। किसी भी देश का औद्योगिकरण, नगरीकरण, आर्थिकीकरण या किसी भी देश का औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास, किसी भी देश का व्यापारिक विकास किस पर डिपेंड करता है? उस देश के खनिजों पर।
उस देश के खनिजों के उपयोग और उपभोग पर, उस देश के औद्योगिक विकास और व्यापारिक विकास को रखा जाता है। तो कोई भी देश अपने यहाँ खनिजों के उपभोग और उसके उपयोग के आधार पर ही आर्थिक विकास करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये अध्याय खनन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने अध्ययन की रुचि को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।